शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। हाँ तो बेटा, अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा हम कर चुके थे। अधिगम के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, ये चर्चा हम कर चुके थे। रॉबर्ट गेनी ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, ये चर्चा भी हम कर चुके थे। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो अधिगम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। और इसकी चर्चा हम करें उससे पहले कर लेते हैं माँ सरस्वती का ध्यान। ठीक है, रेडी हो सभी, तैयार हो? चलिए, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस बेटा, अपना रजिस्टर पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक है आज का हमारा। कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में हम शिक्षक से संबंधित कारक पढ़ेंगे, शिक्षार्थी से संबंधित कारक पढ़ेंगे, विषय वस्तु से संबंधित कारक पढ़ेंगे, वातावरण से संबंधित कारक पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार बिल्कुल प्रश्न पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कि पूछ लिया जाए, एक बार मैं पहले क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण किससे संबंधित कारक है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक से संबंधित, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थी से संबंधित, ऑप्शन नंबर 3 विषय वस्तु से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4 वातावरण से संबंधित। क्या जवाब दोगे? प्रस्तुतीकरण किससे संबंधित कारक है? शिक्षक से संबंधित कारक है, शिक्षार्थी से संबंधित कारक है, विषय वस्तु से संबंधित कारक है, या वातावरण से संबंधित कारक है? इस तरह से बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल प्रस्तुतीकरण किससे संबंधित कारक है? शिक्षक से संबंधित कारक। ठीक है, कौन सा? प्रस्तुतीकरण। तो हमें इसी प्रकार से जानना है कि शिक्षक से संबंधित कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षक से संबंधित कारक। हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, शिक्षक से संबंधित कारक। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षार्थी से संबंधित कारकों की, फिर हम बात करेंगे शिक्षक से संबंधित कारकों की। क्लियर? तो यस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिक्षार्थी। ठीक है, या कह दो विद्यार्थी, या कह दो बालक, लर्नर। शिक्षार्थी से संबंधित कारक। ठीक है, अब शिक्षार्थी से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 अभिप्रेरणा। सीखने वाले की इच्छा शक्ति। नेक्स्ट लिखो सीखने वाले की
अभिवृत्ति, लिखते चले जाओ बेटा। शिक्षार्थी से संबंधित कारकों की हम बात कर रहे हैं, लिखते चले जाओ। नंबर 1 है अभिप्रेरणा, उसके बाद है सीखने वाले की इच्छा शक्ति, ठीक है, उसके बाद है सीखने वाले की अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, ठीक है। फिर हम लिखेंगे शैक्षिक पृष्ठभूमि, सीखने का समय व अवधि, सीखने की विधि, लिख लो सीखने का समय व अवधि, सीखने की विधि, ठीक है। आयु एवं परिपक्वता, बुद्धि, अभ्यास, लिखो 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 फास्ट, जल्दी। आयु एवं परिपक्वता, बुद्धि, अभ्यास, थकान, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, लिख लीजिए पहले, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। एक बार लिख लो जल्दी से। लिख लो बेटा जल्दी से, 1 मिनट में वापस आ रही हूं, जल्दी से लिखो। यस बेटा, लिख लिया होगा आप सभी ने। शिक्षार्थी से संबंधित कारक हैं ये सभी, बालक से संबंधित कारक हैं, या कह दो लर्नर से संबंधित कारक हैं, ठीक है। नंबर 1 अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन, और मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम किया जाए, हाथ किसका होता है मोटिवेशन का? जो जितना ज़्यादा प्रेरित है किसी भी काम को करने के लिए, वो उतना अच्छे से काम करेगा, उतना अच्छे से अधिगम करेगा। आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप इतने सारे बच्चे हैं, क्या आप सभी समान गति से अधिगम कर पाओगे? मैं आप सभी को समान तरीके से पढ़ा रही हूं, लेकिन क्या आप सभी समान तरीके से अधिगम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन बराबर नहीं है। आप में से जिसमें जितना ज़्यादा मोटिवेशन होगा, जो अंदर से जितना ज़्यादा प्रेरित होगा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नौकरी को प्राप्त करने के लिए, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा? अधिगम करेगा। मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं हो तो अधिगम नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीचर और स्टूडेंट की,
टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, बच्चा अधिगम कब करेगा? जब बच्चा अधिगम करने के लिए क्या होगा? प्रेरित होगा। तो टीचर को सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए, बिकॉज देयर इज नो लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट एंड देयर इज नो इंटरेस्ट विदाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्तम सोपान माना गया है। अभिप्रेरणा को अधिगम का स्वर्ण पथ माना गया है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय माना गया है। इसलिए अभिप्रेरणा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा, ये कारक भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सीखने वाले की इच्छा शक्ति। बेटा बिल्कुल इच्छा शक्ति ज़बरदस्त होगी तो सीख पाओगे। और ये जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, ये केवल और केवल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मत पढ़ना। ये हकीकत में वो बातें हैं जो आपके अधिगम करने की क्षमता को मजबूत बनाएगी, बहुत अच्छा बनाएगी। इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो कैसे सीख पाओगे? किस प्रकार से सीख पाओगे? तो इच्छा शक्ति जागृत करो पहले कि यस मुझे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द को समझना है, टक्कर देनी है सबको, मुकाबला करना है, मंजिल को प्राप्त करना है। ये इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इच्छा शक्ति के बेटा अच्छे से आप अधिगम नहीं कर पाओगे। फिर है सीखने वाले की अभिवृत्ति। अभिवृत्ति कह दो, मनोवृत्ति कह दो, एटीट्यूड जिसे कहते हैं, नज़रिया, दृष्टिकोण। अभिवृत्ति बहुत मायने रखती है। नज़रिया, अभिवृत्ति जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सोच सकारात्मक होगी, पॉजिटिविटी होगी तो बहुत अच्छे से अधिगम कर पाओगे। लेकिन सोच ही नकारात्मक होगी कि मैं क्या कर पाऊंगा, लगता है मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, कैसे अधिगम कर पाओगे बेटा? अभिवृत्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मनोवृत्ति का बहुत असर होता है। तो सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए या नकारात्मक? सकारात्मक होनी चाहिए। नजरिया हमारा सकारात्मक होना चाहिए। शैक्षिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल बैकग्राउंड। यस, बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो आप इतने सारे बच्चे हैं, कईयों का बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कैसे? क्या आपने कभी बीच में कोई साल मिस नहीं किया, कंटिन्यू आपकी पढ़ाई चल रही है, रेगुलर आप कॉलेज गए हो, कॉलेज अटेंड किया है, वहाँ भी आपने प्रॉपर तरीके से ज्ञान ग्रहण किया है और पढ़ते हुए आज आप बिल्कुल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो नो डाउट आपका माइंड उतना ही शार्प होगा। दूसरी तरफ एक बच्चा है, 10 साल से पढ़ाई छोड़ दी, 10 साल से पढ़ाई छोड़ने के बाद अब याद आ रहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, पढ़ना तो ज़रूरी है, एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है, लाइफ बन जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, कई लड़कियां होती हैं, शादी हो जाती, मैरिज हो जाती, पढ़ाई भूल जाती हैं, फिर जीवन के थपेड़े मिलते हैं, कई थपेड़े मिलते हैं तो फिर वो सोचती हैं कि नहीं, हमें वापस से पढ़ना चाहिए, हमें मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल उनके तब बात समझ में आती है कि उगते हुए सूरज को ही सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। तो बिल्कुल कईयों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ऐसा रहता है कि 10-10 साल पढ़ाई छोड़ते हैं। बेटा आपने 10 साल नहीं पढ़ा कुछ भी, अब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इट्स गुड, वेरी गुड कि आप वापस आ गए और आप वापस पढ़ने लगे, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है आपको सारी बातें आसानी से अधिगम हो जाए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वीक हो गया बेटा, आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे थे। और कुछ बच्चे होते हैं कॉलेज नहीं जाते हैं, ऐसे बीएड हो गया, ऐसे बीएसटीसी हो गया हमारा, ठीक है, कॉलेज नहीं जाते हैं तो उनको भी, अब मनोविज्ञान में तो भारी भरकम शब्द आते हैं तो इनको भी एडजस्ट करने में टाइम लगता होगा, सीखने में टाइम लगता होगा। तो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, हमारी शैक्षिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्लियर? चलिए, सीखने का समय व अवधि। समय की यदि मैं बात करूं, पहले समय की बात करूं तो बेटा सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना समय होता है। कईयों को मॉर्निंग में बहुत अच्छे से याद होता है, या कईयों को इवनिंग में याद होता होगा, कई रात भर जाग करके पढ़ते हैं, दिन में पूरे सोते हैं, तो भी अपना अपना तरीका है। बट जो बेस्ट तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ, बताना बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है कि बेस्ट क्या है वो आप जाने। बाकी तो आप जो भी तरीका अपनाते हैं, जो भी समय आपके लिए सूटेबल है वो आप अपना सकते हैं, बट जो बेस्ट है वो तो बेस्ट है और आपको अपने उस सुटेबल समय से बेस्ट की ओर आने का प्रयास करना चाहिए। और बेस्ट समय होता है मॉर्निंग का समय, अद्भुत समय। मतलब बच्चों, अगर मैं मॉर्निंग के समय की बात करूं तो मॉर्निंग का समय केवल और केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से ही नहीं,
हमारे शारीरिक दृष्टिकोण से, हमारे मानसिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से इतना बेहतरीन समय होता है मॉर्निंग का समय। अगर आपने फील किया हो तो बिल्कुल फील किया होगा कि मॉर्निंग के समय में जितनी अच्छी पढ़ाई हो जाती है उतनी अच्छी पढ़ाई पूरे दिन भर नहीं होती। इतनी बढ़िया पढ़ाई हो जाती है मॉर्निंग में। कोशिश करो मॉर्निंग के समय का यूटिलाइजेशन करो, बहुत अच्छा अद्भुत समय होता है। मैंने तो फील किया हुआ है ना, कि एक बार पूरे दिन पढ़ाई भी ना हो ना तो कोई गम नहीं रहता, क्योंकि मॉर्निंग में हम इतनी अच्छी पढ़ाई कर चुके होते हैं 3-4 घंटे। तो 3-4 घंटे जो मतलब, क्योंकि बिल्कुल सोकर के आप उठते हैं, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, अभी दिन भर के जो झंझट है वो अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं माइंड में, तो पूरी तरह से फ्रेश माइंड के साथ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छा समय मॉर्निंग का समय होता है। अवधि की अवधि में बात करूं, कितनी अवधि तक आपको एक साथ बैठकर पढ़ना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है बेटा आपकी अपनी कैपेसिटी पर। कुछ होते हैं सिटिंग पावर आपकी कितनी है ना, कितना आप अवधान कर पाते हैं। कुछ होते हैं कि 2 घंटे तक लगातार पढ़ते रहते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नींद का झोंका आने लग जाता है कईयों को, या कईयों को लगता है कि नहीं अब थकान हो रही है। कई 4 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं, 4 घंटे के बाद उन्हें लगता है कि थकान हो रही है। कईयों को आधे घंटे बाद ही थकान महसूस होने लग जाती है। तो ध्यान दें, अवधि वही बेस्ट है जिस अवधि में आप तरोताज़ा माइंड के साथ पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जिस अवधि में तरोताज़ा माइंड के साथ पढ़ पा रहे हैं। जैसे आपको थकान महसूस हो उस समय आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए बेटा 10 से 15 मिनट के लिए। आधे घंटे में थकान महसूस हो रही हो तब भी छोड़ दें, 2 घंटे में थकान महसूस हो रही है तब भी छोड़ दें, 4 घंटे में थकान महसूस हो रही है तब भी छोड़ दें। पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें। कितनी देर के लिए? 10 से 15 मिनट के लिए। क्या करें? सो जाएं? नहीं, सोना नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों सोने में पूरा जीवन बर्बाद करते हो बेटा। सोने के लिए तो 5 से 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं, जो रात में हमें अच्छी नींद ले लेनी चाहिए। 5 से 6 घंटे सफिशिएंट। इसके बाद कुछ कहते हैं कि नहीं दिन में भी सो तो लेना चाहिए। सोना नहीं चाहिए बेटा, रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्सेशन में और सोने में बहुत बड़ा अंतर है। सोना नहीं है, रिलैक्स करना है। क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी को थकान होती है उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क को भी थकान होती है, और हमें इसका ध्यान रखना है। जबरदस्ती आप हम मस्तिष्क के साथ नहीं करेंगे, ये चेतन मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये थक गया तो ये आपको थका देगा। इसलिए अवधि वही बेस्ट है जिसमें आप तरोताजा पढ़ सकते हैं। आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा, जब भी आपको थकान होती है 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। आंखों को रेस्ट दें, दिमाग को रेस्ट दें। 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप वापस से पढ़ने बैठें। ठीक है, विधि की मैं बात करूं, सीखने की विधि कौन सी बेस्ट है? विधियां बहुत सारी होती है सीखने की विधियां। निरंतर विधि होती है, अंतर विधि होती है, प्रगतिशील विधि होती है, मिश्रित विधि होती है, बहुत सारी विधियां होती हैं। बट मैं आपको वो विधि बता देती हूं जो बेस्ट है, जो सर्वश्रेष्ठ है। वो विधि मैं आपको बता देती हूँ, और उस विधि का नाम है अंतर विधि। क्या नाम है उस विधि का? अंतर विधि। क्या होती है ये अंतर विधि? ये वही होती है जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आपको थकान महसूस हो आप गैप दें, अंतर दें 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट आप अपनी आंखों को रिलैक्स दें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, दिमाग को रिलैक्स दें। जो मैटर आपने पढ़ा है केवल उसे धीरे धीरे रिकॉल करते चले जाएं। फिर 10 से 15 मिनट के बाद वापस आप पढ़ने के लिए बैठें। फिर वो वही होगा। आपको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या 2 घंटे बाद, या 4 घंटे बाद वापस थकान महसूस होगी। जैसे ही थकान महसूस हो जबरदस्ती ना करें, अपने माइंड के साथ जबरदस्ती नहीं करें। थकान महसूस हो रही है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए 10 से 15 मिनट का, वापस आप उठ जाएं। वापस से आप 10 से 15 मिनट का रिलैक्सेशन करें और फिर वापस पढ़ने के लिए बैठ जाएं। इसे बोलते हैं अंतर विधि। बेस्ट तरीका है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रूव्ड तरीका है। इससे अच्छा तरीका कोई होता नहीं है। अगर स्थायी रूप से स्मरण करना चाहते हैं, स्थायी स्मृति चाहते हैं, तो अंतर विधि को अपनाएं। निरंतर विधि का भी मत अपनाना। कुछ होते हैं थकने के बाद भी नहीं हमें तो पढ़ना है, मुझे तो 8 घंटे लगातार पढ़ना है, नींद का झोंका आ रहा है, आंखें खोल रहे हैं, थकान हो रही है, लेकिन पढ़े जा रहे हैं। पढ़ना है और पढ़ना है। निरंतर विधि अपनाते हैं, अविराम विधि अपनाते हैं, लगातार विधि अपनाते हैं। पागल कर देने वाली विधि है। लंबे समय तक, बिल्कुल आपने सुना भी होगा कि वो पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चला गया। जाने का कारण क्या होता है?
आप तरीके उचित नहीं अपनाते बेटा, इसीलिए कारण बन जाता है। किसने कह दिया कि लगातार 10 घंटे पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा? नहीं, पढ़ने का उचित तरीका अपनाओ, उचित तरीके से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उससे नहीं होता कि आपने लगातार टाइम कितना दिया, नहीं, सिलेक्शन उससे नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सबसे पहले तो आपको अपने चेतन स्तर का ध्यान रखना होगा। चेतन से मैटर गुजर करके अचेतन में सेव होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। उचित विधि अपनानी हो। बेस्ट विधि कौन सी है? अंतर विधि, बहुत अच्छी विधि है। क्लियर? आयु एवं परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है। आयु के अकॉर्डिंग अधिगम कर पाता है बच्चा। अगर हम चाहें कि 6 क्लास का बच्चा है 9th क्लास का अधिगम कर ले, नहीं कर पाएगा। परिपक्वता का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, मैच्योरिटी का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का प्रभाव पड़ता ही भाई। कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि, तो कुछ मंद बुद्धि होते हैं। सबको अपनी अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही समझ में आता है, सब अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही अधिगम कर पाते हैं, तो बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। अभ्यास, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, बिल्कुल अधिकांश मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ने वाले यही गलती करते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, बट अभ्यास नहीं करते हैं। इसीलिए बाजी वो मार जाते हैं जिन्होंने बिल्कुल कम पढ़ा, 2-3 महीने की पढ़ाई की, लेकिन जो पढ़ा उसका अभ्यास 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 किया और मात्र 3 महीने की पढ़ाई में वो बाजी मार गए। और जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा था वो बैठा रहा, क्योंकि उसने खूब ही पढ़ा, ये नोट्स भी पढ़ लिए, वो नोट्स भी पढ़ लिए, ये बुक भी पढ़ ली, वो बुक भी पढ़ ली, खूब ज्यादा पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, लेकिन अभ्यास नहीं किया। एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्रिएट हुआ? केवल और केवल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, वो बच्चा बैठा रहा। लेकिन वो बच्चा जिसने सिस्टमेटिकली सीमित पढ़ा और जो पढ़ा उसका क्या किया? अभ्यास किया, वो आगे निकल गया। अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अभ्यास का बहुत प्रभाव पड़ता है। थकान, थकान होने से अवधान नहीं हो पाता। वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूं, थकान हो गई है, रिलैक्स करो, 10 से 15 मिनट का रिलैक्स करो। थकान प्रभावित करती है। थकान होने पर आप कितना भी पढ़ते रहो, आप अवधान नहीं कर पाओगे। ऊपर से पढ़ते आओगे, हैं क्या पढ़ा, वापस फिर ऊपर से पढ़ना शुरू करोगे, फोकस करने की कोशिश करोगे, अवधान करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा अवधान। क्यों? क्योंकि आपको क्या हो गई है? थकान हो गई है। ठीक है? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। बेटा आपने कहावत सुनी होगी कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। किसका कहना है? अरस्तु का। कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अरस्तु का कहना है। बट आज परिभाषा चेंज हो चुकी है। अगर मैं कहूं कि सही परिभाषा क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग सही परिभाषा यह है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निवास करता है। पहले हमें यहां से फिट रहने की आवश्यकता है, यहां से कूल रहने की आवश्यकता है। हमारा ये मस्तिष्क बर्फ की तरह यहां ठंडक होनी चाहिए, कूल होना चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी का संचालन हमारा ये मस्तिष्क करता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है। तो सबसे पहले यहाँ से स्वस्थ रहेंगे तो यही का प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। इसीलिए तो कई बार जब डॉक्टर हथियार डाल देते हैं कि ये कैंसर जैसी बीमारी है, अब हमसे दूर नहीं होगी, वो व्यक्ति अपनी विल पावर से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के द्वारा उठकर खड़ा हो जाता है। ये मस्तिष्क का कमाल होता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने माइंड को स्वस्थ बनाओ, उसी का पूरा प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर भी। तो एक स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निवास करता है। तो कुल मिलाकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी बातें किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ये सारी बातें शिक्षार्थी से संबंधित हैं, विद्यार्थी से संबंधित हैं। इन सारी बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात कर लेना है। ठीक? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन ये कारक केवल किससे संबंधित हैं? शिक्षार्थी से संबंधित कारक हैं ये सभी। क्लियर है? अब हम चलेंगे शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। चलिए हेडिंग डालो, शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक में आ जाएगा आपका प्रस्तुतीकरण, विषय का ज्ञान,
मनोविज्ञान का ज्ञान, लिखिए शिक्षक से संबंधित कारक, प्रस्तुतिकरण, विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, समय सारणी, और इसके अलावा सिंपल आप एक और लिख सकते हैं क्या, अनुभव आदि। लिख लीजिए पहले। शिक्षक से संबंधित कारकों की बात करने जा रहे हैं। प्रस्तुतिकरण, विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, समय सारणी, अनुभव आदि। लिख लिया सभी ने? अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कौन करता है, शिक्षक। देखो बहुत सारे शिक्षक होते हैं, जैसे डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं वैसे शिक्षक भी बहुत सारे होते हैं। जैसे सारे डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते वैसे सारे शिक्षक भी अच्छे नहीं होते। जिस सारे डॉक्टर्स प्रभावी नहीं होते वैसे सारे शिक्षक भी प्रभावी नहीं होते। लेकिन प्रभावी और अच्छा शिक्षक कौन होगा, जिसे प्रस्तुतिकरण करने का तरीका आता होगा। प्रस्तुतिकरण, विषय का वस्तु का प्रस्तुतिकरण और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बच्चों के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। कई टीचर बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं वो अपने विषय का, बट उन्हें अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना नहीं आता, प्रस्तुत करना नहीं आता। सिंपल, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना आपने बनाया है, ठीक है, बहुत लजीज खाना, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना बेकार है कि प्रेजेंटेशन देख करके उसको खाने का ही मन नहीं करता है। होता है कि बिखरा बिखरा, ये उटपटांग, एक अलग टाइप का बाउल ले लिया, उसमें उटपटांग तरीके से डाल दिया, ये रख दिया, एक दूसरा सा बाउल ले लिया, उसमें ऐसे डाल दिया, वो रख दिया, और बिल्कुल मतलब प्रेजेंटेशन इतना गजब का होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन से ही बिल्कुल मुंह में पानी आ जाए कि वाह अब तो बस खा ही लिया जाए। यस, प्रेजेंटेशन का बहुत कमाल होता है। हम सिंपल खाने को भी इतना अद्भुत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा हम क्रॉकरी का यूज़ करें, है ना, जिसमें हम खाना सर्व कर रहे हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। सैलेड के द्वारा डेकोरेट कर सकते हैं कि सर्व से ही सामने वाले को लगे मज़ा आ गया, कमाल है, ये वाह उसके मुंह से निकले, ये प्रेजेंटेशन होता है। तो विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन भी टीचर को इसी तरीके से करना चाहिए कि वाह एक एक चीज़ क्लियर, एक एक चीज़ समझ में आ गई, मज़ा आ गया। ऐसा प्रस्तुतिकरण टीचर का होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुतिकरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। प्रस्तुतिकरण प्रभावी होगा तो बच्चा अधिगम करेगा। यदि टीचर को प्रस्तुतिकरण करना नहीं आएगा तो बच्चा कहाँ से अधिगम करेगा। नेक्स्ट है विषय का ज्ञान। ये तो होना ही होना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। अपने विषय का ज्ञान होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्ञान से आता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किससे आता है? ज्ञान से आता है। जितना कॉन्फिडेंटली टीचर होगा उतना कॉन्फिडेंटली अपने मैटर को प्रस्तुत कर पाएगा। तो विषय का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनोविज्ञान का ज्ञान भी एक शिक्षक को होना चाहिए। जिस शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वो बच्चों के अनुसार पढ़ाएगा, बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाएगा, और पढ़ाने के बाद ये जानने की भी कोशिश करेगा कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। कौन सा शिक्षक जानने की कोशिश करेगा? जिसे किसका ज्ञान होगा? मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। अरे जिस टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वो शिक्षण सूत्रों को फॉलो करेगा, शिक्षण सिद्धांतों को फॉलो करेगा, शिक्षण उद्देश्यों को फॉलो करेगा, और
इन सब को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो शिक्षक प्रभावी तरीके से शिक्षण कराने में सफल हो सकेगा। तो मनोविज्ञान का ज्ञान होना एक टीचर को बहुत जरूरी है। बेटा आप सब भी तो टीचर बनने जा रहे हैं और इसीलिए आप सभी को भी ज्ञान दिया जा रहा है किसका? मनोविज्ञान का, क्योंकि टीचर बनने जा रहे हैं आप। और अच्छा शिक्षक यदि बनना चाहते हो तो मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा आप बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। बिल्कुल, मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, तो इसका ज्ञान होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय सारणी की हम बात करें, समय सारणी का निर्माण भी भाई टीचर के द्वारा ही किया जाता है। टीचर को डिसाइड करना होता है कि उसे कब कौन सा विषय पढ़ाना है, और मनोविज्ञान ये कहता है कि स्टार्टिंग में जो पीरियड है स्टार्टिंग के, वो कठिन विषयों के लिए होने चाहिए। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और इंटरवल के बाद वाला पीरियड कठिन विषयों के लिए रखें। लास्ट के पीरियड जो है वो सरल विषयों के लिए रखे जाने चाहिए, क्योंकि फ्रेश जब माइंड होता है तब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो समय सारणी का निर्धारण भी टीचर करता है। अनुभव का कोई मुकाबला नहीं होता। अनुभवी शिक्षक की बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि अनुभव का कहीं कोई तोड़ ही नहीं है। कोई भी नया टीचर यदि आपके सामने आएगा तो नया टीचर ठीक है नॉलेज लेकर के आ जाएगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ करके आ जाएगा, लेकिन जो अनुभव समय से आता है वो टीचर कहाँ से लाएगा? नया टीचर, क्योंकि समय बहुत कुछ सिखाता है। अनुभव, इतने सालों का एक्सपीरियंस ना, अनुभव का कोई तोड़ ही नहीं होता है, अनुभव का कोई मुकाबला नहीं होता है। तो जो अनुभवी शिक्षक होता है उससे यदि बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से अधिगम करता है। लेकिन अनुभवी शिक्षक नहीं है, कोई नया टीचर है, उसे नॉलेज तो है बट पूरी तरह से प्रेजेंटेशन कैसे करना ये उसे नहीं पता, तो बच्चा भी उचित प्रकार से अधिगम नहीं कर पाता है। तो ये सिंपल ध्यान रखेंगे, ये जो कारक हैं वो किससे संबंधित कारक हैं? शिक्षक से संबंधित कारक हैं। कौन कौन से? प्रस्तुतिकरण, विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, समय सारणी और अनुभव। क्लियर है? अब हम बात करेंगे विषय वस्तु से संबंधित कारकों की। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारक। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? देखिए, इसमें आ जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का क्रम, विषय वस्तु का आकार, भाषा शैली, लिखते चले जाओ। विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का क्रम, विषय वस्तु का आकार, भाषा शैली, उद्देश्य पूर्णता आदि। ठीक है, लिख लो पहले। लिख लीजिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने शिक्षार्थी से संबंधित कारक पढ़े हैं, उसके बाद शिक्षक से संबंधित कारक, और अब हम बात कर रहे हैं विषय वस्तु से संबंधित कारक कौन कौन से होते हैं। तो विषय वस्तु का स्वरूप, स्वरूप से क्या तात्पर्य है? स्वरूप से क्या तात्पर्य है? स्वरूप या तो होता है सरल या होता है जटिल। तो स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से जटिल। ठीक है, स्वरूप बिल्कुल प्रभावित करता है। सरल विषय वस्तु होती है
तो आसानी से अधिगम होता रहता है। लेकिन यदि विषय वस्तु जटिल आ जाती है तो अधिगम करने में भी क्या आती है, बाधा आती है। तो विषय वस्तु का स्वरूप भी अधिगम को प्रभावित करता है। फिर आता है क्रम। विषय वस्तु का क्रम, अगर विषय वस्तु क्रमानुसार है, क्रमानुसार, जैसे सबसे पहले संज्ञा, देन सर्वनाम, फिर विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के एक क्रम होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, है ना। पहले नाउन ही आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा, उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें। ये नहीं कि हम पहले एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बता रहे हैं और बाद में जाके हम नाउन बता रहे हैं, तो बच्चे को कहाँ से समझ में आएगा ना। एक एक चीज पहले बिल्कुल मूलभूत बात बच्चे को बताएं, है ना। कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये समझाते हुए आगे बढ़ेंगे तो बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो विषय वस्तु का क्रम भी अधिगम को प्रभावित करता है। देन विषय वस्तु का आकार, आकार या तो छोटा होता है या फिर आकार बड़ा होता है। छोटी सी विषय वस्तु होती है, छोटी छोटी विषय वस्तु होती है तो अधिगम बड़ी आसानी से होता रहता है। लेकिन यदि आकार बड़ा होता है तो अधिगम करने में भी क्या आती है, बाधा आती है। तो आकार का प्रभाव भी पड़ता है। नेक्स्ट बात करें हम भाषा शैली की। भाषा शैली, विषय वस्तु की भाषा शैली कैसी है। जैसे अभी मैं मनोविज्ञान की बात करूं तो मनोविज्ञान की भाषा शैली कैसी है, बताइए, सरल है या फिर जटिल है, कैसी है। मनोविज्ञान की भाषा शैली कैसी है, सरल या फिर जटिल। डेफिनेटली बेटा जटिल है, जटिल भाषा शैली है। इसीलिए तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे हमें किसी टीचर से समझने की आवश्यकता होती है। इसको यदि हम चाहें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये भी हम जीके की तरह ये भी हम खुद पढ़ लेंगे। जीके आप खुद पढ़ सकते हो, जीके में समझने वाली कोई चीज नहीं होती, तथ्य होते हैं, वो आप खुद पढ़कर समझ सकते हो। बट मनोविज्ञान में शब्दावली जो है, भाषा शैली जो है वो टफ है। उत्प्रेरणा, अभिप्रेरणा, अधिगम, मतलब टफ भाषा शैली है। कई बच्चे तो पहली बार कुछ शब्द सुनते हैं, तो भाषा शैली टफ है। इसीलिए इसके हर एक शब्द को समझना पड़ता है। इसलिए टीचर से पढ़ने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है। तो बेटा भाषा शैली का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है उद्देश्यपूर्णता। विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता कितनी है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी उद्देश्यपूर्णता कितनी है। कोई विषय कितने सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान अगर 2-4 नंबर का मनोविज्ञान होता तो आप तल्लीनता से पढ़ते क्या, जानते क्या। भले ही इस विषय की जीवन में कितनी भी बड़ी उपयोगिता होती, लेकिन फिर भी आप नहीं जानने की कोशिश करते कि 2-3 नंबर का है, क्यों पढ़े हम। लेकिन नहीं, आपको पता है कि इसकी उद्देश्य पूर्णता कितनी है, और आपको साथ ही ये पता है कि अंक तो मिलेंगे ही यहाँ से, साथ ही साथ ये विषय हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। पढ़ना कैसे होता है ये बताता है। तो बहुत सारी चीजें मनोविज्ञान विषय से जानने के लिए मिलती है। यानी मनोविज्ञान विषय की उद्देश्यपूर्णता बहुत है, तो उद्देश्यपूर्णता का प्रभाव पड़ता है भाई। जिस विषय का जितना अधिक उद्देश्य होगा, जिस विषय का जितना भी अधिक उद्देश्य होगा, बच्चा उस विषय को उतने ही गहनता से अधिगम करेगा। तो ये सिंपल सी चर्चा किसको लेकर थी, विषय वस्तु को लेकर थी कि विषय वस्तु से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। तो स्वरूप हो गया, क्रम, आकार, भाषा शैली, उद्देश्यपूर्णता आदि। क्लियर। अब हम बात करेंगे वातावरण से संबंधित कारक। कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। वातावरण से संबंधित कारक। परिवार से संबंधित वातावरण या परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, खेल का मैदान,
समाज का वातावरण, आदि। लिख लो एक बार, वातावरण से संबंधित कारक लिख लीजिए सभी। वातावरण की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं बाल विकास के अंतर्गत भी, कि वातावरण किस तरह से प्रभावित करता है। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें परिवार का वातावरण, तो बिल्कुल परिवार का वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है। अगर परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण माहौल है, क्लेश का वातावरण नहीं है, तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। और यदि उसका मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो वो बहुत अच्छे से क्या करेगा, अधिगम कर पाएगा। तो बिल्कुल परिवार का वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है, क्योंकि बेटा सबसे मेन रोल मानसिक स्वास्थ्य का होता है। यदि मानसिक स्वास्थ्य ही किसी कारण से हमारा खराब हो जाए ना, तो अधिगम कैसे कर पाएंगे, है ना। ना तो पढ़ पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो परिवार का वातावरण। फिर बात आती है विद्यालय के वातावरण की। विद्यालय का वातावरण भी प्रभावी होना चाहिए। विद्यालय के वातावरण की हम बात करें तो वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ये भी प्रभावित करता है ना। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान कैसा है, ये सारी बातें भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, विद्यालय वातावरण के अंतर्गत। वहाँ अन्य सुविधाएं किस प्रकार की हैं, ठीक है, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है या नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। लगभग विद्यालय का मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो विद्यालय का वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है, क्योंकि सारी चीज़ें इफेक्ट डालती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, और ये चीज़ बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करती है। तो विद्यालय का वातावरण भी कई बार बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ कर देता है। शिक्षक का व्यवहार भी कई बार बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर देता है। तो इन सब का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। खेल का मैदान। खेल के मैदान में जहां बच्चे में बहुत सारी योग्यताओं का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है, धैर्य, अनुशासन, सहनशीलता, बहुत सारी चीजें बच्चा कहाँ सीखता है, खेल के मैदान के अंतर्गत सीखता है। तो खेल का मैदान भी अधिगम को प्रभावित करता है। समाज का वातावरण बिल्कुल जिम्मेदार है बच्चे को अधिगम कराने के लिए, ना, कि समाज कैसा है, समाज में क्या चीज़ें व्याप्त है, क्या समाज में अभी भी अंधविश्वास है, बेकार के रीति रिवाज हैं। अगर यही सारी चीज़ें हैं, है ना, बेकार की परंपराएं हैं, तो कई बार ये चीज़ें बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर देती है और वो कई चीज़ों का अधिगम नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर के वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जिस कमरे में आप रह रहे हैं, जिस रूम में आप अपनी स्टडी करते हैं, उस रूम का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके कमरे में बिखरी बिखरी किताबें नहीं होना चाहिए, मतलब एक सुसज्जित तरीके से अपने कमरे को रखें, क्योंकि बिल्कुल माना जाता है कि जितना व्यवस्थित आपका कमरा होगा, जितना व्यवस्थित आपका घर होगा, उतनी व्यवस्थित आपकी लाइफ होगी, जीवन शैली होगी। तो व्यवस्थित करें पहले चीज़ों को। बिखरा बिखरा कमरा है, उसे बिल्कुल सही आप करें। आपकी स्टडी टेबल किताबों से बिखरी हुई होती है, फिर आप ही पागलों की तरह ढूंढने लग जाते हैं, मैंने रजिस्टर कहाँ रखा, पता नहीं कहाँ का रजिस्टर ढूंढने के लिए जाते हैं, जबकि वो रजिस्टर आपकी नज़रों के सामने होता है। लेकिन अव्यवस्थित सब कुछ इतना था कि आपको वो सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एक बिल्कुल खुशनुमा माहौल आपके कमरे का होना चाहिए, एकदम सीलन वाला और घुटन वाला, अंधेरे वाला कमरा नहीं होना चाहिए। प्रकाश की रोशनी उस कमरे में आती रहे, जो बेकार के कीटाणु हैं उनको नष्ट करती रहे। एक खुशनुमा माहौल वहाँ हो, इस प्रकार का घुटन भरा माहौल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रूम पार्टनर के साथ आप नहीं पढ़ें, ज़्यादा ज़्यादा 2 सफिशेंट होते हैं। ज़्यादा पार्टनर होंगे तो एक सो रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आपका भी सोने का मन कर रहा है, या फिर बातें ज़्यादा होती है ना, प्रपंच ज़्यादा होते हैं, पंचायतें ज़्यादा होती हैं। जब ज़्यादा रूम पार्टनर से एक साथ रह करके पढ़ते हैं, पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि पढ़ाई तो अकेले में बेस्ट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पार्टनर मिलकर के पढ़ सकते हैं, बट इससे ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो वातावरण में भी बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी प्रभावित करती हैं आपका। आप बिल्कुल स्वच्छ रहें, आप जहाँ जिस जगह बैठे हैं वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए।
घुटन भरा माहौल ना हो, बिल्कुल अंधेरा ना हो, अंधकार ना हो, खुला खुला माहौल हो, प्रकाश की किरणें मतलब सूर्य की किरणें बिल्कुल प्रकाशित करती रहें उस कमरे को, थोड़ा खुशनुमा सा माहौल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल सिंपल थे। यहाँ से संबंधित बिल्कुल प्रश्न बनते हैं, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, शिक्षार्थी से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, विषय वस्तु संबंधित कारक कौन कौन से हैं और वातावरणीय कारक। ये सारे कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्लियर है बात? तो हम चर्चा कर चुके हैं अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं, अधिगम के सोपान क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या है, सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है, रॉबर्ट गेनी ने कितने प्रकार बताए हैं, अधिगम के आसुबेल ने कितने प्रकार बताए हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ तक की चर्चा हमारी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा कंप्लीट है। सिंपल चर्चा आज हमने की और सिंपल चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। वेरी सिंपल चर्चा थी, ज़्यादा चर्चा और नहीं करूँगी आज मैं, इतनी सी चर्चा करूँगी। आगे अभी अधिगम टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो बेटा हमें अधिगम स्थानांतरण पढ़ना है। अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, अधिगम वक्र किसे कहते हैं, अधिगम पठार किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमें जाननी है, लेकिन धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ। जो जो टॉपिक मैं बताती चली जा रही हूँ उससे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अवबोध करते चले जाएं। ये सारी बातें रटने की नहीं है कि आप एक एक पॉइंट रटें कि अच्छा शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन सा है, शिक्षार्थी संबंधित कारक कौन कौन सा है। रटने की बातें नहीं है, समझने की बातें हैं। समझेंगे तो प्रॉपर आंसर दे पाएंगे, रटेंगे तो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। हर एक बात समझने की है। तो यहाँ तक की चर्चा को, यहाँ तक की बात को आप पूरी तरह से आत्मसात करो बेटा, अच्छे से यहाँ तक की बात को समझो। आज मैं यहीं तक आपको पढ़ाऊंगी, इससे आगे की चर्चा बिल्कुल मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आकर के करूँगी। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, जानते रहिए। बिल्कुल अभी मैं प्रॉपर आपके कमेंट्स मेरे सामने नहीं हैं जिनको मैं रीड कर सकूं, इसलिए मेरा भी पूरा फोकस पढ़ाने पर था। और मुझे लगता है कि इस तरह से पढ़ाने में थोड़ा समय भी कम लगता है, क्योंकि जब बातें करते हैं तो डिस्टर्बेंस भी होता है, समय भी जाता है। और इस वक्त मेरे पास समय की बहुत और बहुत और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, आप देख पा रहे होंगे। कहीं ऑफलाइन नहीं जा रही हूँ, ना यूट्यूब पर आ पा रही हूँ, क्योंकि कुछ जीवन में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी उठापटक चल रही हैं। कुछ क्लोज व्यक्ति छोड़कर भी हमें जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूँगी मैं आपसे इन सब बातों को लेकर के, बट हाँ अभी समय कम है, इसी वजह से बाकी इससे आगे की चर्चा कोशिश करूँगी कंटिन्यूशन में अपनी क्लासेस होती रहें। एक भी दिन अब ऐसा ना हो कि जब मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी बेटा, लेकिन आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए पढ़ते चले जाइए, है ना। मैं अभी क्वेश्चंस भी, टॉपिक जैसे ही एंड होगा वैसे ही मैं इस टॉपिक के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती रहूँगी। और पीडीएफ की बात सुनो, पीडीएफ की बात मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स के अंतर्गत पूरी पीडीएफ दे दी गई है। तो पीडीएफ आपके पास सारी आ चुकी है, पीडीएफ आपके पास कंप्लीट आ चुकी है बेटा। रिकॉर्डेड कोर्स के साथ पूरी पीडीएफ आ चुकी है। उस पीडीएफ को वापस उठाकर यहाँ डालने से कोई सेंस नहीं है। यहाँ मैं केवल और केवल पेपर्स डालूंगी, क्वेश्चंस डालूंगी। लाइव क्लासेस के अंतर्गत आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी वो क्वेश्चंस मैं वहाँ डालती रहूंगी लाइव क्लासेस में। बात समझ में आ गई? रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल चुका है, वहाँ कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल चुकी है, उस पीडीएफ का फायदा उठाइए। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको लाइव क्लासेस के साथ मैं आपको क्वेश्चंस डालती रहूँगी। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ लूँगी वो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड आपको करवाती रहूँगी। क्लियर? जैसे यूनिट कंप्लीट होगी वैसे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप यूनिट को शुरू से एंड तक पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है बेटा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा।